डिफेंस सेक्टर के टाइटन एचएएल को एक बड़ा शॉक लगा है। एचएएल अब इंडिया के 5th जेन फाइटर जेट बनाने की रेस से बाहर हो गया है और अब इसका जिम्मा पूरी तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स के कंधों पर है। बट ऐसा हुआ कैसे? एंड इज दिस द स्टार्ट ऑफ अ मार्केट शिफ्ट फ्रॉम पीएसयू डोमिनेंस टू प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग? दूसरी तरफ बॉलीवुड का कॉर्पोरेट मेकओवर, धर्मा और एक्सेल एंटरटेनमेंट में रिलायंस और अदार पूनावाला क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या अब फिल्में स्क्रिप्ट से नहीं बल्कि कंप्लीशन बॉन्ड से चलेंगे? एआई बबल से जुड़े हुए वार्निंग्स और कंसर्न्स को साइड में रखकर अल्फाबेट इज डबलिंग डाउन ऑन इट। कंपनी इस साल अपने केपेक्स को डबल करना चाहती है, बट इसका मतलब क्या है फॉर द कंपनी एज वेल एज द इंटायर ग्लोबल टेक स्पेस? हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। आज हम डिफेंस प्रोक्यूरमेंट, एंटरटेनमेंट फाइनेंस और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ मेजर स्टोरीज देखने वाले हैं जिससे एज एन इन्वेस्टर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है एंड इनसाइट्स भी लेनी है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टोरी। इंडिया के डिफेंस सेक्टर का लैंडस्केप चेंज होने वाला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एचएएल, जो अब तक इंडिया के हर बड़े डिफेंस एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट का फेस रहा है, वो अब इंडिया के एएमसीए यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से बाहर हो गया है। ये वही 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम है जो इंडिया को चाइना और पाकिस्तान से आगे रखने के लिए बनाया जा रहा है। अब इसकी जिम्मेदारी प्राइवेट प्लेयर पर आ सकती है। लेकिन आखिर एचएएल जैसा महारत्ना पीएसयू, जो कि अब तक कई बिग टिकट डिफेंस प्रोजेक्ट्स का पार्ट रहा है, इंडिया के बिगेस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा क्यों नहीं है? इसके कई रीजंस हैं। पहले तो एचएएल के पास अभी भी तेजस और 156 एडिशनल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के मैसिव ऑर्डर्स पेंडिंग है। गवर्नमेंट चाहती है कि भाई कंपनी पहले पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पर फोकस करे। एक्चुअली ओवर द years हम देखें तो HAL has earned a reputation of delays, especially in aircraft programs like Tejas. In fact, last year, IAF चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने तो तेजस की डिलीवरी में होने वाले डीलेस पर HAL को एक कॉन्फ्रेंस में ओपनली कॉल आउट भी किया था। HAL ने भी पास्ट में इस इशू को एक्नॉलेज किया है, बट इसके लिए उन्होंने टेक्निकल इश्यूज को ब्लेम किया रादर दैन नेग्लिजेंस। बट ऑल्सो रिमेंबर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देखा जाए तो वैसे भी नोटोरियसली स्लो होती है बिकॉज ऑफ फॉरेन कॉम्पोनेंट डिपेंडेंसीज। फिर इसमें सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग साइकिल्स भी होते हैं, देन जियोपॉलिटिक्स एंड सैंक्शंस हिस्ट्री का भी रोल होता है, एंड देन उस पर पीएसयू ब्यूरोक्रेसी और प्रोक्यूरमेंट रूल्स तो हैं ही। इवन लास्ट ईयर ही एक गवर्नमेंट कमेटी रिपोर्ट ने ये फ्लैग किया था कि अगर हमें यानी कि इंडिया को डिफेंस प्रोडक्शन को स्केल अप करना है तो ये अकेले एचएएल के बस की बात नहीं है। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना होगा। इसीलिए इंडिया अब डिफेंस में सिर्फ एक गवर्नमेंट फैक्ट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। गवर्नमेंट ये चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर्स एक पैरेलल असेंबली लाइन को खड़ा करें ताकि कंपटीशन और एफिशिएंसी दोनों इस स्पेस में बढ़ें। लेकिन ये पैरेलल असेंबली लाइन बनाएगा कौन? मे बी ये जो AMCE प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैंने बात की गिव्स अस सम हिंट्स। इस प्रोग्राम के शॉर्ट लिस्टेड कंसोर्टिया में 3 बड़े नाम हैं। फर्स्ट, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स। इनके पास C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का असेंबली लाइन सेटअप करने का एक्सपीरियंस है जो इन्हें एक एज भी देता है। सेकेंड, L&T विथ BEL। ये दोनों इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट्स हैं। और फाइनली भारत फोर्ज ओन्ड बाय कल्याणी ग्रुप, जो मैन्युफैक्चरिंग और मेटलर्जी के प्रूवन जायंट्स हैं। AMCA के अंडर गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं 2031 तक सिर्फ 5 प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। अगर ये प्रोटोटाइप्स पास हो जाते हैं तो IAF 120 जेट्स का ऑर्डर देगा, जो इंडिया की डिफेंस हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट का प्राइवेट प्लेयर्स पर भरोसा जताना एक तरीके से बड़े शिफ्ट का कॉन्फर्मेशन है। AMCA प्रोग्राम जैसे हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोलकर गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि अब डिफेंस प्रोजेक्ट्स में उन्हें नई सोच चाहिए, फास्टर साइकिल्स चाहिए और बेटर कोऑर्डिनेशन भी। अगर वो प्राइवेट प्लेयर्स दे सकते हैं, सो बी इट। अगर जूम आउट करके भी हम देखें तो इस शिफ्ट के कई सारे एडवांटेजेस हैं। प्राइवेट पब्लिक कंपनीज का मिला जुला मॉडल इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस को और मजबूती दे सकता है। इससे सिंगल पॉइंट डिपेंडेंसीज कम होंगी।
प्लस ये हमारे ब्रॉडर मेक इन इंडिया विजन से भी पूरी तरीके से अलाइंड है। थैंक्स टू आत्मनिर्भर भारत पुश, FY25 में इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अपना हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन रिकॉर्ड किया एट 1.54 लाख करोड़ रुपीस। अब डिफेंस प्रोक्यूरमेंट का 65% हिस्सा देश में ही बनता है और इस ग्रोथ में प्राइवेट सेक्टर की भी हिस्सेदारी है। FY25 में इंडिया के डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा रिकॉर्ड 23% पे पहुंच गया। ये लास्ट ईयर से 27% ज्यादा है। हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स को भी प्राइवेट कंपनीज ही ड्राइव कर रही हैं। FY25 में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट स्टूड एट 23,622 करोड़ रुपीस, जिसमें से प्राइवेट कंपनीज का हिस्सा था 15,233 करोड़ रुपीस। ऐसे सिनेरियो में AMCA प्रोजेक्ट इज लाइक चेरी ऑन द केक फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स। देखा जाए तो टाटा का एविएशन फर्म हो या फिर L&T और भारत फोर्ज, इन सब के लिए ये एक जेनरेशनल अपॉर्चुनिटी है। अब तक प्राइवेट प्लेयर्स सिर्फ कंपोनेंट्स बनाते थे, अब एक मौका है पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट बनाने का। वैसे साइड नोट, इन्वेस्टर्स को शॉर्ट लिस्टेड कंसोर्टिया के साथ साथ जो उनके जुड़े हुए पार्टनर्स हैं जैसे कि डेटा पैटर्न्स और डायनामेटिक टेक, इन पर भी नजर रखनी चाहिए क्योंकि इनकी ऑर्डर विजिबिलिटी अगले 10 से 15 सालों के लिए लॉक हो सकती है। हाँ, इस न्यूज से HAL के लिए शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उनका करंट ऑर्डर बुक उन्हें अगले 5 से 7 साल तक बिजी रखने वाला है। तो डिफेंस सेक्टर में आपका बेट कहां पर है, किस पर है? ट्राइड एंड टेस्टेड PSUs या नए एनर्जी और अब प्रोजेक्ट से लैस प्राइवेट प्लेयर्स पर? सेकेंड स्टोरी की ओर चलते हैं। बॉलीवुड अब सिर्फ लाइट्स, कैमरा, एक्शन तक लिमिटेड नहीं रहा, अब ये IP, कैश फ्लो और स्ट्रक्चरिंग का खेल भी बन गया है एंड ह्यूज प्लेयर्स जैसे कि रिलायंस इसके लिए मैदान में उतर गए हैं। 2 दिनों पहले ही रिलायंस ने ऑस्कर विनर गुनीत मोंगा ओन शिक्षा एंटरटेनमेंट में 50.1% स्टेक खरीद लिया। वहीं लास्ट ईयर वैक्सीन किंग अदार पूनावाला ने करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस में भी 50% स्टेक ले लिया था और यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप का फरहान अख्तर के एक्सेल एंटरटेनमेंट से जुड़ना भी इसी पैटर्न का हिस्सा है। लेकिन इस ट्रेंड का ट्रिगर क्या है? ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से बिलियनियर बिजनेसमैन अपने आप को बॉलीवुड में इन्वेस्ट करने से रोक नहीं पा रहे हैं? लेट्स एक्सप्लोर। फर्स्ट, बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउसेज जब एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर्स देते हैं, साइमल्टेनियसली वो अपनी IP लाइब्रेरीज भी बिल्ड करते रहते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। धर्मा प्रोडक्शंस के पास कुछ कुछ होता है से लेकर ब्रह्मास्त्र जैसे सुपर हिट मूवीज का एक मैसिव IP लाइब्रेरी भी है। कॉर्पोरेट्स को इनके रीमेक और डिजिटल राइट्स में रेस्ट ऑफ लाइफ इनकम दिखती है। सेकेंड, डी-रिस्किंग थ्रू डिजिटल स्ट्रैटेजी। आजकल देखा जाए तो मूवी मेकर्स का 50 to 70% रेवेन्यू बॉक्स ऑफिस से पहले ही OTT और सैटेलाइट राइट से कवर हो जाता है, इसीलिए लॉस का डर अब काफी कम हो गया है। मतलब कि अगर मूवीज बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्म ना भी करें तो भी इस डिजिटल डाइवर्सिफिकेशन की वजह से कैश तो जनरेट करती ही हैं। कम लॉस की गारंटी, मतलब कि अ बिग ड्रॉ फॉर कॉर्पोरेट्स। एंड थर्ड रीजन, कंप्लीशन बॉन्ड्स। नाउ हॉलीवुड में 5 to 10% बजट स्क्रिप्ट डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, इन सब पर स्पेंड होता है। इंडिया में 60% बजट स्टार कास्ट पर चला जाता है। कॉर्पोरेट्स अब इसे चेंज करना चाहते हैं थ्रू कंप्लीशन बॉन्ड्स एंड इंश्योरेंस। कंप्लीशन बॉन्ड्स को हम एक तरह की फाइनेंशियल गारंटी बोल सकते हैं जो कि टोटल बजट का 2 से 3% हो सकती है। इस गारंटी का मकसद ये है कि ये इंश्योर हो सके कि फिल्म टाइमली कंप्लीट होगी और विद इन बजट ही रहेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या स्टार स्टडीड बॉलीवुड में क्या बॉन्ड की कोई एक्चुअल वैल्यू है? देखिए, पैंडेमिक के वक्त कंटेंट की सप्लाई बहुत बढ़ गई थी, लेकिन अब डिमांड सैनिटाइज हो रही है। इसीलिए क्रिएटर्स अब कॉर्पोरेशंस पर डिपेंड कर रहे हैं ताकि वो उन्हें स्टेबिलिटी और रिस्क टेकिंग एपेटाइट दे सके। And there came a point of time where I felt that we needed, for our own growth, we needed the investment. We needed to kind of not partner with everyone and increase our profitability. And therein came the decision to sell stake and, build in a partnership. इंडिपेंडेंट स्टूडियोज भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और अब रिलायंस और सारेगामा जैसे प्लेयर्स कंटेंट पावर हाउसेस बन रहे हैं। और जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगा, रामायणा या फिर बाहुबली जैसे मेगा बजट प्रोजेक्ट्स भी बढ़ेंगे। इससे एनिमेशन और VFX बिजनेसेस को भी बूस्ट मिलने वाला है। इन्वेस्टर्स जो बॉलीवुड थीम में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें अब क्रिएटिव हिट्स से ज़्यादा बिजनेस प्रेडिक्टेबिलिटी पर फोकस करना चाहिए। उन मीडिया कंपनीज पे ध्यान दीजिए जिनके पास डिजिटल इकोसिस्टम और साथ ही IP कंट्रोल है। सो डू यू थिंक कॉर्पोरेट्स का ये जो बॉलीवुड अट्रैक्शन है वो लंबे टाइम तक रहेगा या ये सिर्फ एक ट्रेंड है?
और आज की लास्ट स्टोरी में हम एक कॉन्ट्रास्ट देखने वाले हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने अपने Q4 रिजल्ट्स को शेयर किया। रेवेन्यू हो, EPS हो, सब कुछ एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था, फिर भी वॉल स्ट्रीट इंप्रेस नहीं हुआ। वजह है कंपनी की प्रोजेक्टेड AI स्पेंडिंग। अपने Q4 रिजल्ट में गूगल ने यह भी शेयर किया कि इस साल यानी 2026 में उनका केपेक्स होगा $175 बिलियन से $185 बिलियन, जो 2025 के केपेक्स से डबल है। इसने मार्केट्स को चौंका दिया क्योंकि ये फिगर अल्फाबेट के हाइपर स्केलर पीयर्स के आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट वीक माइक्रोसॉफ्ट ने लास्ट वीक एक क्वार्टरली रिपोर्ट में इस साल के लिए कोई फोरकास्ट तो नहीं किया, बट ये जरूर कहा कि उनका जो केपेक्स है इस क्वार्टर में कम होगा ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। Meta said it expects to spend between $115 billion and $135 billion in 2026. तो अल्फाबेट आखिर इतनी अग्रेसिव बेट किन चीजों पे ले रहा है? AI तो ठीक है, बट ये जो सारा पैसा है वो स्पेसिफिकली कहाँ जाएगा? अल्फाबेट फाइनेंस चीफ ने ये कहा है कि केपेक्स को गूगल डीप माइंड के लिए AI कंप्यूट कैपेसिटी पर खर्च किया जाएगा, प्लस बढ़ती हुई क्लाउड कस्टमर डिमांड और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स पर भी पैसा लगाया जाएगा। लास्ट ईयर के अगर हम ट्रेंड को देखें तो कंपनी ने अपने केपेक्स का 60% सर्वर्स और 40% डेटा सेंटर्स पर खर्च किया था। मे बी हो सकता है कि इस साल भी यही रेशियो फॉलो किया जाए, बट एक सवाल अभी भी अनआंसर्ड है, इतने बड़े अमाउंट की जरूरत क्या थी? तो गूगल के AI इंफ्रास्ट्रक्चर बॉस ने ये कहा है कि उन्हें अपनी सर्विंग कैपेसिटी हर 6 महीने में डबल करनी पड़ रही है AI डिमांड को मीट करने के लिए। पिछले साल गूगल क्लाउड का रेवेन्यू 48% बढ़ा और उनका बैकलॉग $240 बिलियन टच कर गया। ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर मैसिव प्रेशर है टू बिल्ड क्विकली। इसी का पार्ट है इंडिया का आंध्र प्रदेश में जो उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट प्लान अनाउंस किया है टू बिल्ड एंड AI डेटा सेंटर। ये इंडिया में किसी भी टेक कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जाहिर है इस तरह के फिगर्स AI बबल के कंसर्न्स को रीसर्फेस भी कर देते हैं। अक्रॉस द ग्लोब अगर हम देखें तो इन्वेस्टर्स आर ग्रोइंग स्केप्टिकल कि अल्फाबेट जैसे टेक जायंट्स का AI पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की स्पेंडिंग प्लान करना कितना जस्टिफाइड है। ऐसा नहीं है कि कंपनी इज नॉट पेइंग हीड टू इट, but as per CEO Sundar Pichai, it is necessary. Of this technology, the excitement is very rational. It's also true when we go through these investment cycles, there are moments we overshoot, right, collectively as an industry. We can look back at the internet right now. There was clearly a lot of excess investment, but none of us would question whether the internet was profound or did it drive a lot of impact. It's fundamentally changed how we work digitally as a society. I expect AI to be the same. So I think it's both rational and there are elements of irrationality through a moment like this. इस पर Nvidia CEO जेनसेन हुआंग ने भी एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव शेयर किया है। उनके हिसाब से AI पोटेंशियल के हिसाब से देखा जाए तो स्पेंडिंग अभी भी कम ही है। There's always some irrationality somewhere in the stock market. I think that that's a fair thing to say. I would say, though, the part that most people miss is that underneath the foundation of chatbots and agentic AI is a transformation of computing from general purpose to accelerated computing. When you then gauge the investments incremental on top of that relative to the opportunity of generative AI or agentic AI, AGI on top of that, then you'll come to the conclusion, in fact, it's very modest. It's still significant, but it's modest in relative to the overall computing market. So industry players ये मानते हैं कि AI एक हाई पोटेंशियल थीम है और इसमें अंडर इन्वेस्टमेंट एक ज्यादा बड़ा रिस्क है। इसीलिए ग्लोबल मार्केट्स इसे चाहे जैसे भी परसीव करें, टेक कंपनीज अपनी रेस को कंटिन्यू करेंगी। रेस टू बिल्ड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर टू कीप अप विद कस्टमर डिमांड फॉर AI सर्विसेज। अब ये आपके ऊपर है, आप इसे बबल मानते हैं या फिर हाई पोटेंशियल लॉन्ग टर्म थीम। आज की तीनों स्टोरीज एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर देती हैं, इंडिया का पावर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, डिफेंस में मोनोपोली का एरा खत्म हो रहा है और प्राइवेट प्लेयर्स अब सिर्फ सप्लायर्स नहीं, प्राइम कॉन्ट्रैक्टर्स बनने जा रहे हैं। बॉलीवुड अब पैशन ड्रिवन इंडस्ट्री से आगे बढ़कर कैपिटल डिसिप्लिन बिजनेस बन रहा है, जहां पर क्रिएटिविटी से पहले कैश फ्लो और रिस्क मैनेजमेंट प्रायोरिटाइज हो रहा है। और गूगल का केपेक्स ये सिग्नल देता है कि AI से जुड़े कंसर्न्स सही हो या फिर गलत हो, फिलहाल इसमें लीडर बनना ही हर टेक जायंट का टॉप एजेंडा है।
दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट्स करके बताइए और अपने थॉट्स हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.